हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हो? सर हम बढ़िया, आप सुनाइए। यहाँ भी सब बढ़िया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट सीए संदीप शर्मा आपके बीच हाजिर हूँ एडवांस अकाउंट्स सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 बैच के लिए पहले लेक्चर के साथ। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा डिस्कशन होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। आप हमें जानेंगे, हम आपको जानेंगे, मज़ा आएगा प्यारे बच्चों। राइट? यस सर, अंत तक जुड़े रहिएगा, चीज़ों को देखिएगा। चलो, तो बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के अंदर जब भी पहला लेक्चर होगा हम एक गाना गाएंगे। राइट? उसको हम गाने के माध्यम से हिंट देंगे कि भाई आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। वो गाना आपको पहचानना होगा और आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। गाने के थ्रू आपको गेस करना होगा। मैं आज के लेक्चर के अंदर अपना पढ़ाने का तरीका भी आपको दिखाऊंगा। मैं क्या क्या कवरेज कराने वाला हूँ ये भी आपको बताऊंगा। किस तरीके से हम आपको रैंक की तरफ ले जाएंगे, ना केवल एग्जाम्शन, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। शुरू से अंत तक की पूरी यात्रा कराऊंगा। हर एक टॉपिक किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, किस माध्यम से इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, आसान बनाऊंगा और एग्जाम ओरिएंटेड रखते हुए हाईएस्ट स्कोरिंग बनाऊंगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे पूरा जज कीजिएगा इस लेक्चर के अंदर और आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी, क्योंकि जैसा लेक्चर हमारा पहला रहने वाला है वैसा ही हमारा आखिरी लेक्चर भी रहेगा। विराट कोहली ने किसी जमाने में एक बात कही थी कि मैं अपनी फिटनेस उस लेवल पे रखना चाहता हूं कि जो पहला रन में भागूं उसी स्पीड से 100th रन जो मेरा हो उसे भी भागूं, 100वां रन भी उसी स्पीड से भागूं, ये मेरी फिटनेस होनी चाहिए। वही कोशिश हमारी है। जो हम डेमो लेक्चर बच्चे को देते हैं वही एफिशिएंसी, वही स्टाइल, वही तरीका, वही मेहनत, वही डेडिकेशन, वही कवरेज, वही स्टाइल, वही इंटरेस्ट हम आखिरी क्लास तक भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ना केवल आज की क्लास, आने वाली हर क्लास इसी पैटर्न में रहेगी जिस पैटर्न में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके सर जी? यस सर। तो बच्चों, पहले मैं गाना गाऊंगा ताकि टॉपिक का हिंट मिले आपको। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक को मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, कैसे आईसीआई के पहाड़ जैसे सिलेबस को हम गिराएंगे, कैसे आईसीआई के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस को हम मार गिराएंगे। मेरे पास कौन से हथियार हैं जिन्हें मैं आपको सौंप दूंगा ताकि आप भी हर एक टॉपिक को ठिकाने लगा सको। जस्ट शूट एट साइट। चलिए बच्चों, तो एक अनोखी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है? यस सर जी। पहले मैं गाना गाऊं, फिर अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर टॉपिक पे ले चलूंगा, फिर टीचिंग स्टाइल के बारे में बताऊंगा, फिर कवरेज के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों सुनते रहिएगा अंत तक, बड़ा मजा आएगा। मुझे बड़ा मजा आता है आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, तो मेरा मानना है कि आपको भी मजा आना चाहिए हमारे साथ। यस सर जी, बिल्कुल मजा आएगा, नो वरीज एट ऑल। चलो तो बच्चा पार्टी, मैं गाना गाता हूँ। दिल की गिरहा खोल दो, सारे राज खोल दो, चुप न बैठो, सारी बात हमें बताओ, जरा तुम हमारे सामने खुल जाओ। सर आप लय में तो नहीं गा पाए। हाँ, मैं लय में नहीं गा पाया, पर आप हिंट समझो बच्चा पार्टी, हिंट समझो। सारी बातें खोल दो, सारे राज खोल दो, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। ओहो सर, तो कुछ डिस्क्लोजर से रिलेटेड टॉपिक है। यस माय डियर फ्रेंड, सही पकड़े हैं, एकदम सही पहचाना। आज के टॉपिक का नाम होने वाला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपके करिकुलम में यह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो। मैं इस लेक्चर में आपको ये नहीं बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ्रेमवर्क क्या है, आपका किस चैप्टर की क्या वेटेज है। भैया वो तो इंट्रोडक्शन कोई भी टीचर दे सकता है। आप इस डेमो लेक्चर में ये देखना चाहेंगे कि बंदे के अंदर कितना दम है, वो किस प्रकार से हमें पढ़ाएगा, वो कैसे हमारा काम आसान करेगा, उसने अपने नोट्स में बैकएंड में कितनी मेहनत की है, वो चीजें परखिए। डोंट वरी अबाउट दैट। सो सीधा टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक की बातें करेंगे, सिलेबस वगैरह की सारी चर्चा हो जाएगी। डोंट वरी, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, किसकी क्या रेलिवेंस है, पूरा शेड्यूल सीएसए चार्टर स्टडीज एकेडमी की तरफ से अपडेट होके आपको मिल जाएगा बच्चों। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर कितने आवर्स में कवरेज होगी, किस पैटर्न में कवरेज होगी, आपको कब क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करनी है, पूरा रैंक होल्डर का प्लान आपको पूरा मिल जाएगा। हर एक टॉपिक की क्या वेटेज है पेपर के अंदर, कौन सा ए कैटेगरी का है, कौन सा बी कैटेगरी का है, कौन सा सी कैटेगरी का है, ये सब मिल जाएगा। किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये सब मिलेगा आपको।
पूरा हमने चार्ट तैयार कर रखा है, पूरा शेड्यूल रेडी है, बैक एंड पे बड़ी मेहनत करी है बच्चों। तो वो सब चीजें बेकार की है कि मैं आपको चैप्टर की वेटेज लिखवाने बैठ जाऊं कि भाई आज डेमो लेक्चर है बच्चों ये लिखो वेटेज, वो नहीं होगा। वेटेज का क्या है, कहीं भी पता लगा लो आप। मैं कोई अपडेट थोड़ा ना देने आया हूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, तो देखो ना कैसे पढ़ाता हूं। यस सर जी। चलो तो डिस्क्लोज की बातें हैं, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। अब थोड़ी देर मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए, टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब मेरा इंट्रोडक्शन। रिश्ते में तो हम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के बाप होते हैं। नाम है CA संदीप शर्मा। बिल्कुल हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरेस्टिंग माध्यम से पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हो बच्चों। खुश तो बहुत होगे तुम हैं, पहली बार कोई टीचर आया है जो बच्चों के एंगल से पढ़ाता है, बोरियत को दूर भगाता है, पढ़ाई को आनंद बनाता है और एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कराता है, कॉन्सेप्ट को एग्जाम ओरिएंटेड वे में इंटरेस्टिंग बनाता है। धन्यवाद मेरा भी इस प्लेटफॉर्म चार्टर स्टडीज एकेडमी CSA को, जिसने हमारे और आपके बीच ब्रिज का काम किया है। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही सेतु बांधा है प्यारा सा, ताकि हम और आप कनेक्ट हो सके और अपने अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सके। पहले 4 साल तक लगातार चार्टर स्टडीज चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दिया। उसके बाद कोचिंग के नाम पर बच्चों के साथ हो रही नाइंसाफी को दूर करने के लिए CSA चार्टर स्टडीज एकेडमी बनाकर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। बड़ी खुशी है में कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। 10 साल से बच्चों में एडवांस अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, CA बनने से पहले से मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, सो एक्सपीरियंस बहुत हाई हो जाता है। 99.999% बच्चों का जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया रहता है और काउंटलेस एग्जाम्शंस, काउंटलेस रैंक जो है वो हमारे माध्यम से बच्चे स्कोर करते हैं। धीरे 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 आपको पता चलेगा कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें, कितने कॉन्फिडेंस से हम आपके सामने कह पा रहे हैं, उसके पीछे जरूर हमारी मेहनत रही होगी और लगन है बच्चों को आगे से आगे ले जाने के लिए। अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे बच्चों, हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक और चीज, मेरा इंट्रो चल रहा है याद रखना, ना चीखूंगा ना चिल्लाऊंगा, फालतू का मोटिवेशन नहीं, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। शांति से और मजे से सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा है जो शांति में है वो कहीं नहीं है, राइट। चाहे बड़े पढ़ाई की बात हो, चाहे जीवन की बात हो। ICI की तरफ से बेस्ट अकाउंट्स फैकल्टी का मैं अवॉर्डी भी रहा हूं। 100+ स्टूडेंट्स हर स्टेट के अंदर पाएंगे और ओवरऑल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ा चुका हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग किस पैटर्न में पढ़ेंगे अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। बच्चों, हमारे टारगेट पे क्या क्या रहेगा? नंबर 1 कॉन्सेप्ट, उसको ठिकाने लगाएंगे, सबसे जरूरी चीज वही है। उसके बाद ICI का स्टडी मटेरियल जो भगवान है, जहां से सारा पेपर आता है, भले ही कोई आपसे कहे फलानी चीज पढ़ लो, फलाना मटेरियल पढ़ लो, हमारी बुक्स उठा लो, हमारा कोर्स एनरोल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है बच्चों आपने फीस हमें दी है, हम आपको किताबें देंगे, उन किताबों को पढ़िए, हम उसी में से पेपर पूछेंगे। डिजिट बदल दी तो क्या हुआ, थोड़ा घुमा फिरा दिया तो क्या हुआ, लेकिन ICI के मेटल से बाहर कुछ नहीं आता। हम आपको ICI का स्टडी मटेरियल कराएंगे। एंड स्टडी मटेरियल भी किस प्रकार से कराएंगे, उसके अंदर के एग्जाम्पल्स, उसके अंदर के इलस्ट्रेशंस, उसके अंदर के प्रैक्टिकल्स, उसके अंदर के MCQs, सब कुछ एक एक चीज क्लास में होगी विद इन लीस्ट पॉसिबल टाइम इन द मोस्ट डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग मैनर। भूल जाइए वो जमाने जब 200, 250, 300 घंटे के अंदर आप एक सब्जेक्ट किया करते थे और दूसरे सब्जेक्ट पे कुल्हाड़ी मार दिया करते थे। हम बैकएंड पे, पर्दे के पीछे आप लोगों के लिए मेहनत इतनी करके लाएंगे, हमारे नोट्स में आपको मेहनत साफ झलकेगी। हम एक एक चीज पैटर्न और प्लान करके लाएंगे आपके लिए, ताकि आपका समय बचे और आधे समय में आपका पूरा काम हो। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क प्लस एफिशिएंट वर्क हमारा टारगेट है प्यारे बच्चों। एक सब्जेक्ट करो, एक सब्जेक्ट का टाइम बचाओ हमारे साथ, तभी तो बोथ ग्रुप निकलवाते हैं हम बच्चों के। एक ग्रुप नहीं, बोथ ग्रुप हम बच्चों को आसानी से निकालने के लिए प्रेरित भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और उनको पढ़ाते भी उसी प्रकार से। अगली बात बच्चों, ICI के स्टडी मटेरियल से अलग क्या करा दोगे सर आप हमें? अरे बच्चों, तुम पूछ रहे हो, तुम दिल ना दुखाओ यार, भरोसा रखो। मॉक टेस्ट पेपर्स जब आएंगे, दोनों सीरीज करेंगे। RTP रिवीजन टेस्ट पेपर साथ साथ करते हुए चलेंगे टॉपिक वाइज। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स साथ साथ करते चलेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद एडवांस केस स्टडीज
साथ साथ करते चलेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद एमसीक्यू आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो 3-3 4-4 ही हैं, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करते चलेंगे टॉपिक के साथ साथ ही, क्योंकि 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो बच्चों क्या क्या हो गया बताओ, एमसीक्यूज 30 मार्क्स के बिल्कुल अलग तरीके से टॉप नॉच हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू सब हो गए। उसके बाद एमटीपी हो गए, आरटीपी हो गए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, एडवांस केस स्टडीज हो गए, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए। बचा क्या, आईसीआई पूछेगा तो कहां से पूछेगा, तुम खुद बताओ, कहां से पूछेगा आईसीआई, तुम खुद बताओ। तो बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, 100 मार्क्स की कवरेज होगी, 120 मार्क्स की कवरेज होगी, मैं तो ये कह के चल रहा हूं। और पेपर में जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, रत्ती भर भी नहीं आएगा, मेरा यकीन कीजिएगा आप। क्योंकि मेरा यकीन, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी बात मान लो मैं कह रहा हूं, अरे नहीं भाई, मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको। मैं आपको इतनी सारी चीजें कवर अप कराऊंगा जो सारी मैंने आपको बताई है, तो बचेगा क्या। आईसीआई खुद कहेगा यार बच्चा बढ़िया तरीके से तैयार कर गया है। एंड कवरेज तो सर सब कराते हैं, सब लोग कराते हैं, दुनिया भर की एकेडमीज हैं सर, सब लोग आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कराते हैं सर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, केस स्टडीज भी कराते हैं। एक्स्ट्रा आप में ऐसा क्या रहेगा बच्चों, हम केवल कराएंगे नहीं, हम कराने का तरीका भी सौंपेंगे आपको। केवल पढ़ाएंगे नहीं, पेपर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी बताएंगे, एग्जामिनर को कैसे खुश करना है वो बताएंगे, पेपर में आपको एक एक वर्ड किस प्रकार से लिखना है टॉपिक वाइज कि एग्जामिनर तक सटीक चीज पहुंचे, एग्जामिनर खुश हो जाए आपका देखते ही आंसर शीट, उस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे कहते हैं स्लैशिंग हो गई, मार्क्स कट गए, इंस्टीट्यूट ने अन्याय कर दिया, ऐसी बातें हमारी क्लास के बच्चे कभी नहीं कहते, क्योंकि वो अन्याय होने ही नहीं देते हम अपने बच्चों के साथ। हम एग्जामिनर को मजबूर कर देंगे कि बेटा पूरे नंबर दे, स्कोर कर, और इतनी सारी कवरेज इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कराएंगे, इतना सब कुछ कराएंगे कि प्यारे प्यारे बच्चों तुमने सोची ना होगी। यस सर जी। चलो तो बच्चों, अब क्या क्या बातें हो गई, मैंने आपको आज के टॉपिक का नाम बताया, उसके बाद मैंने आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैंने पूरा ज्ञान दिया आपको, राइट। और ये पूरा ज्ञान इस चैप्टर के अंदर मैं साबित करूंगा, राइट, पहले चैप्टर के अंदर कि हाँ भाई जो मैं कहता हूं वो मैं करता भी हूं, और फिर हर चैप्टर बाय चैप्टर में प्रूव करते जाऊंगा कि जो लेक्चर में पहले में मैंने बात बोली थी वही मैं एंड तक भी मेंटेन करके चल रहा हूं बच्चों के साथ। बच्चों मैं दिल से बता रहा हूं, 99.99% बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत पीक पे गई है आपकी, जो मेरे से पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत हाई रहती है, और एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसी से तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यस सर। तो बच्चों आप बिल्कुल सही हाथों में हो, बिल्कुल सही टीचर के साथ हो, बिल्कुल सही यात्रा पर निकल रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल परेशानी मत आना। यस सर जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और दिल के अंदर अपने अपने भगवान को याद करेंगे जिसमें वो आस्था रखते हैं, यकीन रखते हैं। आप अपने माँ बाप को भी याद रख सकते हैं, सबको। तो एक नई यात्रा, एक बहुत खूबसूरत यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने दिल में अपने बड़े लोगों का, भगवान का, अपने यारों प्यारों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें। और मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरी दोस्ती तो हमेशा आपके साथ है, पूरे कोर्स के दौरान भी, कोर्स के बाद भी, जीवन भर। हम एक बार आपसे जुड़ गए तो हमेशा के लिए आप आपसे जुड़ गए प्यारे बच्चों, जुड़ गए प्यारे बच्चों। यस सर जी। चलो सर, अब जो ये स्क्रीन आपने फ्लैश कर रखी है 13-14 मिनट की बात के बाद, अब आप बताओ ये क्या है। बच्चों जब जब हम किसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जैसे आज होने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो हम उससे सबसे पहले इस प्रकार से एक हेलीकॉप्टर व्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। हेलीकॉप्टर व्यू में क्या होगा, पूरे एएस का ओवरव्यू होगा, ऊपर से झांकेंगे कि अच्छा इस एएस में क्या क्या कवर अप करना है और कैसे कैसे कवर अप करना है, और सर किस माध्यम से कराएंगे। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत में हम ये चीज़ करके चलेंगे। उसके बाद बच्चों चलो मैं पहले आपको इसी का बताता हूँ, आप इसी में समझ जाओगे कि किस प्रकार से पैटर्न रहेगा पढ़ने का। ये लो हेलीकॉप्टर व्यू देखते हैं बच्चों, हेलीकॉप्टर व्यू। डग डगा डग 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 डग, बैठो हेलीकॉप्टर में, चलो मेरे साथ, डग 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 डग।
ऊपर पहुंच गए। देखो हेलीकॉप्टर में तुम्हें दिख रहा है ना, एक टीचर वो मैं हूं और पीछे बैठा स्टूडेंट वो तुम हो। मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूं कि बेटा बेटा नीचे देखो, बच्चों बच्चों नीचे देखो, आपको दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1? आप कहोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब मैं बताता हूं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी। बच्चों, चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी और हमारे साथ जुड़ने का ये फायदा है कि हम उस यूनिक वे में चीज़ों को करा रहे हैं जो इंडस्ट्री में है ही नहीं, जहाँ तक अभी इंडस्ट्री की सोच पहुँच नहीं पाई है। हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी पढ़ाते हैं। सर आप कहानी पढ़ाओगे या क्या? सर हमारे पेरेंट्स भी क्लास देख रहे हैं, सर ये डेमो लेक्चर हम पेरेंट्स को भी दिखाएंगे। सर कहानी सुनने आए हैं हम। अरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई काऊ का ऐसे सुनाने वाला हूँ या मैं तुम्हें एक गरीब बच्चा की कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम 3rd क्लास में पढ़ते थे? नहीं। मैंने क्या किया है, मैंने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए और सबको, सारे कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी से रिलेट किया। वो कहानी, वो स्टोरी ऐसी होगी प्यारे बच्चों कि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करते हुए चली जाएगी। हमारा हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, हर चैप्टर में पहला स्टेप रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी। ये एक्स फैक्टर है हमारा, यूएसपी है हमारा, यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा, जो और कहीं अवेलेबल नहीं है। और स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट बनेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेमोराइज करने में आसानी होगी, मेमोराइजिंग टेक्निक बिल्ड होती है। और उसके बाद स्टोरी को फिर हम लिंक करते हैं कॉन्सेप्ट से। स्टेप 2 पे आते हैं नोट्स रीडिंग पे। कॉन्सेप्ट को लिंक कर, स्टोरी को लिंक करते हैं कॉन्सेप्ट से, एक एक कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, नोट्स को रीड करते हैं, जो एक एक चीज़ हमने नोट्स में आपके लिए लिख के रखी होती है, पूरा लिंक कर देते हैं। तो हमारी स्टोरी में एक भी जो बात होगी, एक एक बात, एक एक वर्ड ऐसा होगा जो सीधा आपके कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होगा, सीधा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा होगा। आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सोचोगे कि सर तो कोई कहानी सुना रहे हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवर हो जाएगा। नहीं तो देख लेना बच्चों, पढ़ा ही रहा हूँ बहुत, अब आपके सामने आने ही वाली है स्टोरी, राइट? यस सर। स्टेप 3 पे फिर हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे एएस की। जब हम सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे स्टेप 2 पे, सारा नोट्स रीड कर लेंगे, पूरा लॉजिक हमारे हाथ में होगा, फिर एक क्विक रिवीजन करा दूंगा आपको, जिससे क्या होगा, वो क्विक रिवीजन की क्लिप भी आप मार्क कर लोगे कहाँ से कहाँ तक है, ताकि कभी आपको जल्दी से रिवाइज करना हो तो आप पूरा वो रिवाइज कर सकें, राइट? यस सर जी। एंड में रिवीजन लेक्चर्स के बारे में देखेंगे उसी टाइम पे, पर अभी क्विक रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टेप 3 पे क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा लगे हाथ। देयर आफ्टर स्टेप 4 हमारा आएगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर। इसमें वही रहेगा आईसीआई का स्टडी मटेरियल, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू, आईटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, केस स्टडीज, एडवांस बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ, एवरीथिंग। और बच्चों यकीन मानिएगा मेरा, मैं सब कुछ क्लास में कराऊंगा, लीस्ट पॉसिबल टाइम में कराऊंगा, मोस्ट डिटेल्ड मैनर में कराऊंगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में कराऊंगा। जो आपको चाहिए, जो आपकी मांग है, सारी पूरी करूंगा। कुछ और भी चाहिए अपनी तरफ से बेझिझक बताना, उसके लिए भी मेहनत करूंगा। घबराओ मत बच्चों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी मेहनत बोल रही है, बैक एंड की मेहनत बोल रही है। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, आपके ऊपर यकीन है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क देने वाली फैकल्टी नहीं, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। मैं सब कुछ यहीं कराऊंगा। मेरा होमवर्क क्या रहेगा, कभी कभी मैं सेम क्वेश्चंस आपको दूंगा, जैसे मैंने एक करा दिया, जस्ट डिजिट चेंज कर रखी है और वो दूसरा क्वेश्चन बना रखा है, तो वो आप करोगे। रिपीटेड क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सर कराओ भी मत, टाइम वेस्ट होगा। मेरा होमवर्क रहेगा जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो डेली, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ो, आप फुल बटा फुल मार्क्स लाओगे, इस बात की पूरी गारंटी। थोड़ा बहुत कट जाएगी, चलो आप कहोगे सर 100 नहीं आते, 90 मार्क्स लाना बहुत आसान है। उस शेड्यूल से चलिएगा जो सीएससी की तरफ से आपको मिलेगा, हमारी गाइडेंस में चलिएगा, डेली की डेली रिवीजन कीजिएगा। 90 मार्क्स तुम ज़्यादा समझ रहे हो? अरे यूँ आ जाएंगे, तुमने कभी सोची भी नहीं होगी कि सर इतनी आसानी से भी 90 मार्क्स आ सकते हैं। यस सर। चलो तो सर अब स्टेप 1 हो जाए। सर बहुत बातें हो गई, थोड़ा अब आप दिखाई डालो सर ट्रेलर। आपने पूरी पिक्चर की इतनी बात करी है कि अब हम एक्साइटेड हो गए हैं, अब आप हमें ट्रेलर दिखाई डालो। बच्चों हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कोई स्टोरी लाएंगे, कोई डेमो लाएंगे, कोई कहानी लाएंगे, फिर उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा कॉन्सेप्ट है। स्टोरी तो पहली क्लास में लिंक और रिदम बनाने के लिए है, टॉपिक बनाने के लिए। पहली क्लास में हर टॉपिक में हम रिदम बनाएंगे, स्टोरी करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, खेल खेल में पढ़ेंगे। जितना प्यार
दुलार, इंटरेस्ट आपको पहली क्लास में मिलेगा किसी भी टॉपिक में, आगे आने वाली क्लासेस में उतना ही सीरियस भी हम होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमें आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू उन बड़ी बड़ी चीज़ों को ठिकाने लगाना ही है, सीरियसनेस के साथ एग्जाम ओरिएंटेड रहते हुए। बिल्कुल मत घबराना बच्चों, एक एक वर्ड काम का होगा, कुछ भी टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, ओके जी। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिर कॉन्सेप्ट से लिंक करने के बाद क्विक रिवीजन और सारी की सारी कवरेज। चलो सर, चलो तो सर स्टोरी अब आप सुनाओगे बोल करके। आपने ये पॉडकास्ट वाला माइक लगा रखा है तो लग रहा है फीलिंग आ रही है कि आप बोल करके सुनाने वाले स्टोरी। अरे नहीं बच्चों, एआई किस लिए है? व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्लीज टेल मी। एआई से खूबसूरत खूबसूरत नोट्स आपके लिए ड्राफ्टेड रहेंगे, जिससे स्टोरी कवर हो जाए, पिक्चर्स देखते ही दिमाग में सीधा मेमोरी क्रिएट हो और इतना जल्दी और इतनी आसानी से याद हो जाए कि पता भी ना लगे। आओ जरा दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी। बहुत ज़्यादा भी अब आपको नहीं पकाएंगे, वरना आप कहोगे कि सर दिखा कम रहे हैं और बात ज़्यादा कर रहे हैं। ये लो बच्चों, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप स्टूडेंट हैं उस प्रकार से मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट बिकॉज इन माई ओपिनियन नो टीचर कैन बी गुड अनलेस ही इज फॉर एवर अ स्टूडेंट। एक सेकेंड में ओपन करता हूँ। चलो बच्चों, तो अब आपको पता चल गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पहला स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी शुरू होने जा रहा है, जिसके स्टोरी नोट्स मैं आपके सामने फ्लैश करने जा रहा हूँ। इसके बाद स्टोरी को कॉन्सेप्ट से लिंक, नोट्स रीडिंग, उसके बाद क्विक रिवीजन और सारे के सारे क्वेश्चंस। चलो तो पहली क्लास हम शुरू करते हैं स्टोरी स्टेप नंबर 1। बच्चों नोट्स की यात्रा करो। देखो कोई शादी वादी की बात है, 3-4 लड़कियां हैं, फिर किससे शादी हो रही है ये बात है, प्री वेडिंग शूट है, शादी है और उसके बाद डिवोर्स भी है। अंत तक की पूरी यात्रा करा दूंगा बच्चों। आइए जरा, तो हमने कहा यार एआई बहुत हो रहा है, तो हम भी अपने बच्चों के लिए क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ी मदद लें। बट आप ये मत सोचना बच्चों कि हमने एआई को बोला कि भाई बच्चों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के नोट्स बना दो, स्टोरी नोट्स, और उसने बना के हमें दे दिए 1 सेकंड के अंदर। नहीं, एआई की पिक्चर्स ली गई हैं, बाकी थॉट, आइडिया, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ये सब बैकएंड की मेहनत है। चल, लेकिन करेंगे भाई आप लोगों के लिए, बिल्कुल करेंगे, इसमें आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ी है, हमारा फर्ज बनता है हम अपने बच्चों के लिए जी जान लगा करके चले। चलो सीन नंबर 1। बच्चों ये एक लड़का है, आपको बीच में दिख रहा है, इसका नाम है राहुल। नाम तो सुना होगा। यस बच्चों, राहुल ने एक सपना देखा है, एक सिद्धांत बनाया है अपने जीवन का, एक प्रिंसिपल बनाया है। एक एक वर्ड पे फोकस रखना, कॉन्सेप्ट से लिंक करूँगा सारा का सारा। राहुल ने एक सपना देखा है क्या, कि वो शादी करेगा स्वयंवर वाले मेथड से। वो और लोगों की तरह आम शादी नहीं करेगा, ही वांट्स स्वयंवर शादी। आसपास लड़कियां होंगी, बहुत सारी लड़कियां लाइन में खड़ी होंगी, वो 1 बाय 1 सबको देखेगा और जो उसे पसंद आएगी वो उसको चुनेगा। उसने एक सिद्धांत बनाया है कि वो शादी करेगा स्वयंवर वाले मेथड से। एक प्रिंसिपल बनाया है कि वो शादी करेगा स्वयंवर वाले मेथड से। यहाँ पे 2 वर्ड कीमती हो जाते हैं, प्रिंसिपल और मेथड। ये 2 कीवर्ड्स हैं जो आगे हमें काम आएंगे, याद रखिएगा। क्या प्रिंसिपल बनाया है? शादी करने का सिद्धांत। कौन से मेथड से? स्वयंवर वाले मेथड से। ओके सर जी। आज राहुल का वो सपना साकार हो रहा है। आप देख सकते हैं राहुल बीच में खड़ा है और ये चारों की चारों लड़कियां लाइन में खड़ी है राहुल से शादी करने के लिए। सर राहुल पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। हाँ हो सकता है, तभी इसकी इतनी भारी डिमांड दिख रही है। लड़कियों ऑफेंड ना हो जाना, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तुम लड़कों का स्वयंवर रख लेना, ठीक है। वो मैं थोड़ा बॉयज़ के एंगल से सोचूं ना, बीइंग अ बॉय, इसलिए बीइंग अ मैन ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से बनाया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ो। चारों लड़कियों का नाम तो बताओ सर। चारों लड़कियों का नाम है हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद निरमा, सुना तुमने? यस, इन चारों लड़कियों का नाम है हेमा, रेखा, जया और सुषमा। चारों राहुल से शादी करने के लिए तैयार हैं। अब राहुल सेलेक्ट करेगा कि उसे किससे शादी करनी है। सारे लड़कों तैयार हो जाओ। अब मैं एक सवाल करने वाला हूं अपनी क्लास में मौजूद सभी लड़कों से, सभी बॉयज़ से। बॉयज़ हमें बताइए, बॉयज़ मुझे बताइए, अगर आप कभी लड़की देखने चाहोगे,
अब आप देखो सीए बनोगे बहुत जल्दी, हम एग्जामिशंस लाओगे, रैंक लाओगे सीएसए से पढ़ के, और आपको ये पूरा कोर्स चाहिए तो आप चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी से बाय कर सकते हो, राइट। तो आप चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी से कोर्स बाय करोगे पूरा का पूरा हमारे डेमो देखने के बाद, फिर आप पढ़ाई करोगे, पास होगे, रैंक लाओगे, फिर आप शादी के लिए लड़की देखने जाओगे, राइट बॉयज़। तो आप मुझे बताओ, जब आप लड़की देखने जाओगे तो उस लड़की के अंदर क्या क्या देखना चाहोगे? भाई मैं कुछ बॉयज़ की कॉमन सी ख्वाहिशें हैं जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। हर बॉय की अलग अलग हो सकती है, पर कॉमन एक कुछ ख्वाहिशें रहती है जो हर बॉय की रहती है। नंबर 1, लड़की गोरी चिट्टी हो, राइट, ट्रू एंड फेयर हो। गोरी चिट्टी से मेरा क्या मतलब है? सच्ची हो, ट्रू हो एंड फेयर हो, गोरी चिट्टी हो, ट्रू एंड फेयर। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? ये सारी रिक्वायरमेंट्स राहुल की हैं। राहुल एक एक करके लड़कियों में देखेगा, टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स हैं राहुल की। राहुल देखेगा कौन सी लड़की चारों रिक्वायरमेंट पूरी करती है, उसी के माला डाल देगा, घबराओ मत। तो एक रिक्वायरमेंट तो ये हो गई जो हर बॉयज़ की होती है कॉमन, कि भाई लड़की ट्रू हो, सच्ची हो और फेयर हो, गोरी चिट्टी हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि लड़की अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि जब तक जेब में पैसा है, ऑडिट पे ऑडिट चल रही है, अच्छी एमएनसी में जॉब चल रही है तो लड़की साथ में है, और अगर कोई जॉब छूटी या कोई तबीयत खराब हुई या जीवन में परेशानी आई तो साथ छोड़ दे। नहीं, अच्छे बुरे दोनों वक्त में साथ देने वाली होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपकी भावनाओं को समझे। लड़का चाहता है कि लड़की उसकी भावनाओं को समझे। बच्चों ये AS1 पढ़ रहे हैं, ध्यान दे लेना मेरी बात पे। तुम AS1 का एक थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का कवर अप हो गया, तुम्हें पता भी नहीं लगा। दिखाऊंगा बेटा, दिखाऊंगा, साबित करूंगा क्या क्रिएटिविटी है हमारी, दिखेगी आपको, सुनते रहो बस। पेरेंट्स भी अगर साथ में बैठे हैं ना, देख रहे डेमो कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो देखने दो पेरेंट्स को, कहना भाई अब आप पूरा ही रुको, अब आप हमारे सर को एंड तक ही देख के जाओ। अब आप देख के जाओ कि चार्टर स्टडीज एकेडमी क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंड तक देख के जाओ। अब आप फिर एंड तक देखोगे तब समझ में आएगा कि अच्छा क्या यात्रा रही सर की, क्या यात्रा रही। हल्के से हम आसानी से समझ में नहीं आएंगे, अंत तक समझ में आएंगे। चौथी रिक्वायरमेंट, काम की बात करें सर, फिजूल की बात ना करें। हर बॉय की ये रिक्वायरमेंट होती है कि लड़की उससे काम की बात करे, मेटेरियल बातें करे, नॉन मेटेरियल इमेटेरियल इधर उधर की बातें ना करे। देख रहे हो, इमेटीरियल मेटीरियल ये सब AS1 के कीवर्ड्स हैं जो चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर हम थक हार के आते हैं जॉब से, फिर आके वो बोले आज मेरी सहेली ने ये कर दिया, आज मेरी सहेली ने मुझसे ऐसे कह दिया, आज वो लड़का ऐसे देख रहा था, फलाना ढिमाका ये वो। अरे भाई काम की बात कर, खाली फिजूल की बात मत कर, ठीक है ना। ग्रोथ की बात कर, तरक्की की बात कर, जीवन में शांति की बात कर, खुशी की बात कर, राइट। यस सर जी। 4 रिक्वायरमेंट्स राहुल की जो हर बॉयज़ की होती हैं, जो आपके AS1 का थ्योरी क्वेश्चन भी है, AS1 की भी रिक्वायरमेंट्स है। जब पहुंचेंगे तब समझेंगे, अभी कहानी सुनो बस। क्या क्या? ट्रू एंड फेयर हो लड़की, अच्छे बुरे दोनों वक्त में साथ दे, एक्रूवल और कैश। उसके बाद काम की बात करे, फिजूल की बात ना करे, और एक और थी भावनाओं को समझे, भावनाओं को समझे। 4 रिक्वायरमेंट। अब राहुल तलाश कर रहा है कि ये चारों रिक्वायरमेंट्स कौन सी लड़की में पूरी होती हैं, हेमा, रेखा, जया या सुषमा। राहुल ने बड़ा गौर किया, बड़ा देखा, बड़ा परखा, बड़ा समझा, और फाइनल डिसीजन उसने लिया, ही लाइक्स जया। वो चारों चीज़ें उसे जया में नजर आई। देखो जया को, तुम देखो, लड़को देखो, देखो देखो जया कैसी है सर, फेयर तो दिख रही है। अब भाई ट्रू है कि नहीं, अच्छे बुरे वक्त में साथ देगी कि नहीं, भावनाओं को समझेगी कि नहीं, काम की बात करेगी नहीं, तो बाद में पता चलता है। शादी के वक्त तो व्यक्ति अंदाजा ही लगा सकता है ना। यस सर, तभी तो देखो हमारी स्टोरी में सीन 5 क्या है, डिवोर्स भी हो जाएगा, राइट। पर अभी वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम भरोसा कर सकता है और एक अंदाजा लगा सकता है कि हाँ ये लड़की ठीक रहेगी। शादी होते वक्त क्या करते हैं, अंदाजे तो लगाते हैं कि कौन बढ़िया रहेगा। यस सर, तो राहुल ने भी अंदाजा लगाया कि जया चारों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। उसने जया से शादी करने का फैसला कर लिया। उसने कहा जया जया तुम मुझे पसंद हो। और पीछे देखो हेमा, रेखा और सुषमा बेचारी थोड़ी जेलस फील कर रही हैं। यस, क्योंकि इसने उनको डिससेलेक्ट कर दिया, डिससेलेक्ट कर दिया। दूसरे सीन में राहुल ने जया को चुन लिया। शादी नहीं हुई अभी, चुन लिया है। वो गाना सुना है तुमने, वो मम्मी मम्मी डैडी डैडी जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। राहुल वो गाना गा रहा है। अभी शादी नहीं हुई है, लड़की ढूंढ ली है, डन कर ली है, डन कर ली है। शादी क्या आसानी से हो जाएगी? तुम खुद बताओ, शादी से पहले प्री वेडिंग शूट होता कि नहीं होता? यस सर, तो प्री वेडिंग शूट हम भी करवाएंगे भाई, हम ही कौन सा पीछे रहेंगे। यस सर, प्री वेडिंग शूट हम भी करवाएंगे। ये लो बच्चों, अब हो रहा है प्री वेडिंग शूट। ये सब पिक्चरें क्यों दिखाई जा रही हैं आपको? आपको टोटल 5 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। 5 पिक्चर्स को इलेबोरेट किया जाएगा, कहानी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और मेमोराइजिंग
आपको याद करा दी जाएगी चीज़ें साथ के साथ, आपके सबकॉन्शियस में डाल दी जाएगी साथ के साथ। पेपर में भी ये पिक्चर्स आपको याद आ रही होंगी कि अच्छा यार वो वाला कॉन्सेप्ट, उसके लिए सर ने टॉपिक नंबर 3 में सीन नंबर 3 की पिक्चर दिखाई थी, ऐसा हो जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अब हो रहा है जी प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट सर बड़ा महंगा पड़ता है प्री वेडिंग शूट, फिर भी आजकल शौक चल रहा है तो लड़की की डिमांड पे कराना पड़ता है। अब भाई प्री वेडिंग शूट महंगा पड़े कि सस्ता वो तो पता नहीं, पर हमारा कोर्स बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा आपको। मार्केट में हम लोग सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस पे चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। डेमो पसंद आए तो ज़रूर चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी से पूरा कोर्स बाय कीजिएगा बेझिझक, क्योंकि मुझसे पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। सर क्या कह रहे हो? अरे एग्जामिशन लाओगे, रैंक लाओगे, ठीक है। मैंने वो प्रमोशन रील में भी बोला था इसी प्रकार से, तो चिंता ना किया करो यार, घबराया ना करो, अंत तक साथ देंगे। प्री वेडिंग शूट पे राहुल और जया ने फोटो वोटो खिंचवा ली और कुछ बातचीत भी हो रही है बच्चों इनके बीच में। क्या? अरे शादी से पहले जब लड़का लड़की को मिलवाया जाता है, कहते हैं भी थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लो, तो वो क्या बातें करते हैं? वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि भाई देखो मेरे को ये चीज़ें पसंद है और तुम बता दो तुम्हें क्या क्या चीज़ें नापसंद है, मैं उस प्रकार की हरकत नहीं करूँगा, या हमारे घर में कैसा माहौल है, आपको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो उस प्रकार की बातें होती हैं लड़का लड़की के बीच में। बोलो यस सर, नो? यस सर जी। सर आप हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना पूरा शादी का एक्सपीरियंस भी दे दोगे कि हम लड़की देखने जाएंगे तो क्या क्या बातें करेंगे? हाँ बिल्कुल, एक के साथ एक चीज़ फ्री, वाई वरी? यस सर। बच्चों तुम खुद बताओ, अब कॉमन सेंस से तुम लोग बताओ कि राहुल और डिम्पी को क्या क्या बातें करनी चाहिए आपस में शादी से पहले, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। मैं कुछ बातें बताता हूँ। कुछ मुद्दों पर पहले से ही फैसला हो जाना चाहिए, जो इंडिया की, हमारे देश की कुछ अहम मुद्दे होते हैं शादी जिनकी वजह से बिगड़ जाती है, जैसे कि दहेज, यस सर, जैसे कि माँ बाप से खिटपिट, जैसे कि जॉब शादी के बाद, राइट, यस। तो ये कुछ टॉपिक होने चाहिए। मैं 3 टॉपिक बताता हूँ जो लड़का लड़की को शादी से पहले डिस्कस करने चाहिए। राहुल और जया भी वही डिस्कस कर रहे हैं। क्या कि जी तुम जॉब करोगी या नहीं शादी के बाद? राहुल ने बोल दिया कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद दहेज के लिए राहुल ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, राहुल के लिए थम्स अप। राहुल ने यह भी कह दिया लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मुझे कल को अपने माँ बाप से अलग करने के लिए मत कहना। जया ने कहा ठीक है। 3 मुद्दों पर इनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट, यस सर। यही अहम मुद्दे। अब तुम मुझे बताना जरा, क्या राहुल को जया से यह भी पूछना चाहिए कि शादी के बाद जया तुम मेरे ही घर आके रहोगी ना? शादी के बाद जया तुम लड़कियों वाले ही कपड़े पहनोगी ना? शादी के बाद जया तुम बॉय कट तो नहीं कराओगी ना? शादी के बाद जया तुम लड़कियों जैसी हरकत करोगी ना? लड़की की आवाज़ में बोलोगी, लड़के की आवाज़ बना के तो नहीं बोलोगी, मुझे डराओगी? ये सब बातें क्या है? ये सब बकवास बातें, अंडरस्टूड है। लड़की लड़के के घर आती है, अब वो अच्छा है कि गलत है, वो सही है कि नहीं है, लड़कियों इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले समझो हमारी सोसाइटी में है क्या। यस सर, यही ये चीज़ अंडरस्टूड है कि लड़की ही शादी करके लड़के के घर आएगी। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि लड़की लड़की के ही कपड़े पहनेगी, जीन्स पहने, सूट पहने, कुर्ती पहने, वो बॉय के कपड़े नहीं पहनेगी। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वो बॉय कट नहीं कराएगी। हाँ, ध्यान से सुन लेना, अब कीवर्ड आ रहा है। आपने 4 नंबर का एक क्वेश्चन और कवर कर लिया है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन थ्योरी समेत। दिखाऊंगा, लिंक कराऊंगा, मजा आ जाएगा। सुनते रहो बस, सुनते रहो बस। यस सर जी। हाँ, अगर इनमें से कोई बात जया के मन में है कि नहीं नहीं राहुल, शादी के बाद तुम मेरे घर आके रहोगे, तो जया को फिर बताना, फिर बोलना पड़ेगा, फिर चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अगर जया इन 3 मैटर्स पे चुप है तो राहुल को पता है कि हाँ यही मेरे घर आके रहेगी, ये बॉय कट नहीं कराएगी, लड़कियों के कपड़े ही पहनेगी, वो अंडरस्टूड है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जया के मन में है इन तीनों में से कोई भी एंटी बात, वो बॉय कट कराना चाहती है, या वो राहुल को अपने घर रखना चाहती है, या वो लड़कों के कपड़े पहनना चाहती है शादी के बाद, तो फिर जया को चुप नहीं रहना है, फिर जया को बोलना होगा। चुप नहीं रहना है, फिर बोलना होगा। ये और आपका कीवर्ड खत्म हो गया। अगर एजम्पशन फॉलोड है तो साइलेंट रहो, चुप रहो, फिर नहीं बोलना। एजम्पशन फॉलोड नहीं है, मन में कोई बात है, तो फिर बोलना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये एक और चीज कवर हो गई, राइट। अभी जस्ट मैं हिंट देते हुए जा रहा हूं कि कैसे मैं लिंक करूंगा स्टोरी को कॉन्सेप्ट से। अभी मैं हिंट देते हुए जा रहा हूं, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लिंक कराया नहीं है अभी। ये मैं सोच रहा ना कि सर ने लिंकिंग भी करा दी, हो गया सब कुछ खत्म। नहीं, ठहर के करेंगे, ठहराव से करेंगे, मजे से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है सर, अगर कोई ऐसी बात है इन तीनों में से तो फिर जया को डिस्क्लोज करनी चाहिए। यस सर।
तो ये हो गया जी प्री वेडिंग शूट पे उनके बातें, उनके जॉब की, दहेज की और माँ बाप के साथ रहने की बात हो गई। बाकी मुद्दों पे जया चुप है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी मुद्दे जया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जया कह रही है हाँ मैं तुम्हारे घर आके रहूंगी, हाँ मैं बॉयकट नहीं कराऊंगी, लड़की कपड़े पहनूंगी, और ये कहने की भी जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है, दोनों चुप रहो, आपस में खुद ही समझ गए। पूरी बात बन गई, राहुल ने जया से शादी कर डाली रे बाबा, कर डाली। आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। ये गाना बजा और धूमधाम से इनकी शादी हो गई। और बच्चों कुछ समय बाद, भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा हो, लेकिन राहुल और जया की अंडरस्टैंडिंग खराब हुई, राहुल और जया की व्यवहार में परिवर्तन आया, उनके बीच कुछ चेंजेस आए, और बड़ा दुखद समाचार ये रहा कि कुछ समय बाद बात कोर्ट तक पहुंची, वहाँ पे झगड़ा हुआ और इनका डिवोर्स भी हो गया। ये 5 सीन है, और केवल डिवोर्स ही नहीं हुआ, तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 भी हो गया बच्चों। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने यहाँ तक की यात्रा सुनी है वो आगे जरूर सुने, गलती से भी चले ना जाएं, क्योंकि यहाँ का जो फल है, यहाँ तक की पढ़ाई का जो फल है वो आगे मिलेगा। मैं आईसीआई का मेटेरियल ही पढ़ाऊंगा, आईसीआई के नोट्स ही कवर अप कराऊंगा, मैं किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जा रहा किसी और, मैं आईसीआई के ही पेपर दिलाऊंगा आपको। मैंने काउंटलेस बच्चों को एग्जामिशन रैंक दिलाई है, सीएसए ने काउंटलेस बच्चों को एग्जामिशन रैंक्स दिलाई है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस तरीका थोड़ा ऐसा अपनाया है जो इंडस्ट्री में कहीं और नहीं है। जब नई चीज़ें कोई लाता है, जब कोई यूनिक कोई चीज़ पेश करता है, तो उसे समझना भी होगा बच्चों, आपको समझना भी होगा। उसके लिए थोड़ा सा ठहरिएगा, कहीं जाइएगा मत। यस सर जी, चलो सर चलो। तो हमारा जो हेलीकॉप्टर व्यू था, जिसमें स्टेप नंबर 1 था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी, वो ख़त्म होता है बच्चों, वो ख़त्म होता है। मैंने कहानी सुना दी आपको, ठीक है। कितनी देर हमें लगी? 15 मिनट। तो बच्चों बताओ, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इतना इंटरेस्टिंग वे में अगर 15 मिनट के अंदर आधार बन जाए, बेस बन जाए, मजबूत हो जाए, माइंड इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाए, जितना मूवी देखने में होता उतना पढ़ने में मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि हम आपका माइंड जितना मूवी देखने में फोकस रहता है ना, उतना पढ़ाई में फोकस लगा दें। और एक बार ये स्टोरी आपने सुन ली, अब कॉन्सेप्ट आपको प्यारा लगेगा। अब कॉन्सेप्ट से दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चंस प्यारे लगेंगे। अब आपको लगेगा क्वेश्चन भी उस स्टोरी का ही हिस्सा है, उससे बाहर नहीं है। अरे मैंने क्वेश्चंस भी पढ़े हैं आईसीआई के सारे, तब जाके स्टोरी को लिंक किया है, ऐसी थोड़ी ना बना दी है, थॉट दिया है बच्चों, थॉट दिया है। यस सर जी, चलो जी, चलो 5 सीन थे। पहला सीन, राहुल ने कहा मेरा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि मैं शादी करूंगा स्वयंवर वाले मेथड से। प्रिंसिपल और मेथड कीवर्ड है, ओके सर जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने कहा मैं वो लड़की चुनूंगा जिसमें 4 क्वालिटीज़ होंगी। लड़की ट्रू एंड फेयर हो, अच्छे बुरे दोनों वक्त में साथ दे, भावनाओं को समझे, काम की बात करे, फिजूल की बात ना करे। उसके बाद उसने देखा कि जया में ये क्वालिटीज़ हैं, उसको चुन लिया। लेकिन शादी से पहले एक मीटिंग करी ताकि आगे दिक्कतें ना हो। अब हो गई तो कोई बात नहीं। उस मीटिंग में डिसाइड किया जॉब, दहेज और माँ बाप से रिलेटेड पॉइंट, और जो अंडरस्टूड पॉइंट थे उन पे दोनों चुप रहे। उसके बाद शादी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आई और फिर डिवोर्स भी हो गया। इतना याद रख सकते हो तो यस 1 भी हो गया। चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है? अब मेरी कहानी को लिंक करेंगे कॉन्सेप्ट से, अब नोट्स पढ़ेंगे, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 देखेंगे, उसके अंदर क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों बना और ये कहां तक जाता है, इसकी पूरी यात्रा करेंगे। चलो ठीक है सर जी, लेट्स गो। ये लीजिए बच्चों, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी। अब आप लोगों को नॉर्मल फीलिंग भी आएगी, नॉर्मल टीचर्स वाली, क्योंकि उनकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। सीधा नोट्स आते हैं सामने, एक एक करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं, और बच्चे कहते हैं कि हाँ जी चलो हो गया। लेकिन फिर पेपर में वो रिकॉल नहीं होता, मेमोराइजिंग टेक्निक नहीं होती, कोई इंटरेस्टिंग मेथड नहीं होता, कोई USP नहीं होता कोई। फिर बच्चे क्या करते, फिर रिवीजन के लिए बेचारे इधर उधर भागते और कहते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा था, मगअप था। अरे भाई,
सिलेबस ज़्यादा हो कैसे जाएगा? जब आप ऐसे पढ़ेंगे। सिलेबस जितना ज़्यादा हो जाए उतना मज़ा आ जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। तो हमारी 15 मिनट की जो यात्रा है वो एक्स्ट्रा है और सबके कंपैरिजन में। अब हम भी नोट्स के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं चीज़ों को नॉर्मल वे में कराने के लिए। नॉर्मल वे कहूँ या बाकी लोगों का वे कहूँ, उसके लिए अपना एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराने के बाद। चलो सर जी, बच्चों नोट समझा देता हूँ। अभी आपके फुल फ्लेज्ड क्लास नोट्स हैं, आपको स्टोरी नोट्स भी मिल जाएंगे, हेलीकॉप्टर व्यू भी मिल जाएगा। वैसे हेलीकॉप्टर व्यू की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मिल जाएगा। और आवर वाइज प्लानर भी मिल जाएगा, ये क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, राइट। लेकिन पूरा अगर आपको चाहिए कंप्लीट कोर्स तो आपको चार्टर स्टडीज़ एकेडमी से ये बाय करना पड़ेगा सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में। एजुकेशन आप अभी तक आधे घंटे में देख ही रहे हो बच्चों, एफर्ट्स कितने किए गए हैं आपके लिए। एक एक वर्ड हमने लिखा है, हमारी टीम ने लिखा है, साथ बैठ के लिखा है। एक एक पिक्चर हमने लगाई है, हमारी टीम ने लगाई है, साथ बैठ के लगाई है। एक एक थॉट मैंने दिया है, एक एक स्टोरी मैंने क्रिएट करी है और उसको पुट टुगेदर कॉन्सेप्ट से लिंक किया है। आप इतना तो ज़रूर फील कर रहे हैं कि हमने मेहनत कितनी करी है। और क्वेश्चंस देखना कितने सारे कराएंगे और कितने अच्छे से कराएंगे, जो पेपर में आएंगे। और तुम 100 में से कम 90 नंबर लाओगे, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है आपके ऊपर। बच्चों ये नोट्स हैं आपके सामने, क्लास नोट्स। इनको हम क्लास नोट्स बोल के चलेंगे, स्टोरी वालों को स्टोरी नोट्स बोल के चलेंगे, ठीक है सर जी? ओके सर। और हेलीकॉप्टर व्यू को हेलीकॉप्टर व्यू नोट्स बोल के चलेंगे और क्वेश्चंस वालों को क्वेश्चन बैंक बोल के चलेंगे। ये 4 प्रकार के वर्ड्स हमारी क्लास में यूज़ होंगे, ठीक है सर जी? बच्चों मैंने किस प्रकार से क्लास नोट्स बनाए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के लिए, पहले मैं आपको बताऊँगा ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है। AS1 का नाम तो समझो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इस नाम का क्या मतलब है, क्या है ये चीज़। उसके बाद हाउ टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। 3 फंडामेंटल एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, स्टोरी को याद कर लो। डिस्क्लोजर उसका, हाउ टू डिस्क्लोज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS1 और वाई AS1 इज रिक्वायर्ड। 7 टॉपिक्स या 7 क्वेश्चन आंसर्स के रूप में मैंने पूरे के पूरे नोट्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया है आपके सामने। बच्चों हमारे ये नोट्स कवर अप करने के बाद आप ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ लेना। जिसको भी डाउट हो हमारे ऊपर कि भाई चीज़ें पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप कराई हैं सर ने या नहीं, हमारे ये नोट्स कवर अप करने के बाद आप ICAI का स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लेना, एक एक वर्ड। कुछ भी उसमें से रह गया हो तो बात कर लेना, इतनी सी चीज़ भी रह गई हो तो बात कर लेना भाई साहब। क्यों? अरे हमने पहले 10 बार पढ़ा है वो, तब उसको यहाँ पे रोया है, ऐसे ही थोड़ी। यस सर, यस सर। हमारे पास आए हो तो ये तो मान के चलो कि ICAI का मटेरियल तो हो गया, उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। हम आपको ICAI का मटेरियल एज इट इज ही पढ़ाना हो तो छोड़ना दें आपको, आप फिर आप खुद ही पढ़ लो। फिर हम उसको कराएंगे, उससे 10 गुना एक्स्ट्रा कराएंगे यार। तुम कह रहे हो उसमें से कुछ ना रह गया हो, मैं कह रहा हूँ उससे फालतू मिलेगा यहाँ, डोंट वरी। यस सर। बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेट्स स्टार्ट विद मी। चलो अब बिल्कुल सीरियस नोट पे, ठीक है। जो मस्ती मजाक वाला पार्ट था, या मस्ती मजाक तो खैर कुछ है ही नहीं, जो थोड़ा यूनिक फेज था, अभी मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा कहने के लिए, जो थोड़ा यूनिक फेज था वो गया, अब सीरियस बिल्कुल, ठीक है सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चिड़िया का नाम है। बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ICAI। हाँ सर, वो हमारा बोर्ड है, वहाँ से हम पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, किताबें लेते हैं और वो हमें CA की डिग्री देता है सर। देश की इकोनॉमी को संभालने वाला बोर्ड है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नीचे एक बोर्ड काम करता है, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ICAI उसकी सीनियर बॉडी है, ASB उसके तहत, उसके अंडर, उसके कहने पे काम करता है। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का? बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ना उल्लू की तरह है, ऐसे देखता रहता है पूरे देश के अंदर कंपनीज की अकाउंटिंग को देखता रहता है, और जहाँ भी उसे महसूस होता है कि कुछ अकाउंटिंग के बारे में सभी कंपनीज को निर्देश देना है, कुछ गाइडलाइन देनी है, या कोई नई चीज़ अकाउंटिंग के बारे में सिखानी है, कोई अपडेट देनी है, या कंपनी, 2 अलग अलग कंपनियों के बीच में किसी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर झगड़ा हो रहा है, इनको सॉल्व करना, झगड़े को अपडेट देना,
गाइडेंस देना, दिशा निर्देश देना अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। उदाहरण के तौर पर जब तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 नहीं था, तब तक क्या होता था, कंपनियों ने अपनी अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग करके बैलेंस शीट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, बस ज़्यादा ज़्यादा क्या किया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना लिए, ट्रेडिंग P&L बना लिया और बैलेंस शीट बना लिया। तुम भी तो यही पढ़ते हुए आए हो। यस सर। तुमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है सर। क्या होती है अकाउंटिंग साइकिल? सर जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग P&L, देन बैलेंस शीट। फाउंडेशन में ये तो पढ़ाई होगा, इतनी उम्मीद तो रख ही सकता हूँ मैं बच्चों। फाउंडेशन पार करके आए हो? यस सर। तो हर कंपनी यही करती थी, जर्नल से लेके अपना बैलेंस शीट बना देती थी, बात खत्म। अब वो बैलेंस शीट जो बनती है किसी भी कंपनी की, वो बताओ बच्चों किसके पास जाती है? सर इन्वेस्टर्स के पास जाती है। हाँ, एक वेबसाइट है moneycontrol.com, आपको अंबानी की बैलेंस शीट चाहिए वहाँ मिल जाएगी, टाटा की बैलेंस शीट चाहिए वहाँ मिल जाएगी, कोई बैलेंस शीट चाहिए वहाँ मिल जाएगी, किसी भी क्वार्टर की, किसी भी ईयर की। और बताओ, सारी बैलेंस शीट्स पब्लिक के लिए भी, पब्लिकली भी पब्लिश होती हैं, पब्लिक के लिए भी पब्लिश होती हैं। पब्लिश का मतलब पब्लिक के लिए ही हो गया। सारी बैलेंस शीट कंपनीज़ की, सब कंपनीज़ की, मतलब जो लिस्टेड है, जो थोड़ी अच्छी है, जिनके लिए हर व्यक्ति जानना चाहता है। यस सर, यस सर। तो जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नहीं था तो क्या होता था, कंपनियां अपनी बैलेंस शीट बनाई और इन्वेस्टर्स तक पहुंचा दी। अब इन्वेस्टर सारे के सारे अकाउंट्स एक्सपर्ट होते हैं क्या? नहीं। इन्वेस्टर कौन होता है? जिसकी जेब में पैसा होता है, जो ये देख रहा होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदूं। उसे अकाउंट्स की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वो देखता है बैलेंस शीट पढ़ा है, P&L पढ़ा, उसके कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा, और उसने कहा कि चल ठीक है यार, किसी भी कंपनी में XYZ पैसा लगा देते हैं। फिर उसका पैसा डूबता है क्योंकि उसे कंपनी के फाइनेंशियल्स, स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L अच्छे से समझ में नहीं आई। तो ये एक समस्या थी इन्वेस्टर्स के लिए। इसी समस्या को देखा ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जो ICAI के तहत काम करता है। ASB ने देखा कि यार कंपनियां अपनी बैलेंस शीट दे देती है, इन्वेस्टर्स उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता ये कैसे कैसे बनी है, फिर वो कहीं भी पैसा लगा देते हैं और उनका पैसा डूबता है। आम जनता का पैसा नहीं डूबना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक दिशा निर्देश निकाला। प्यारे बच्चों, दिशा निर्देश मतलब कुछ गाइडेंस निकाला। और याद रखना, ASB की बात सब कंपनीज को माननी पड़ती है। ASB की बात सब कंपनीज को माननी पड़ती है। तो उसने एक बात कही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक लेटर निकाला, एक दिशा निर्देश निकाला कि सभी कंपनीज सुन लो ध्यान से, अकाउंटिंग करके जो आप अपने बैलेंस शीट, P&L बनाओगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उतना ही काफ़ी नहीं है। उनके साथ अब आपको एक स्टेटमेंट और बनानी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा आपको अब नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने होंगे। कंपनीज ने पूछा कि ASB इन नोट्स टू अकाउंट्स में हमें क्या क्या लिखना है, कैसे बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कंपनियों इन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना होगा आपने अकाउंटिंग करते वक्त कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया है, ताकि जब इन्वेस्टर्स तक ये बैलेंस शीट पहुंचे तो उस बैलेंस शीट के पीछे एक पन्ना और हो नोट्स टू अकाउंट्स का, जिसमें सारी पॉलिसीज लिखी हो कि अकाउंटिंग करते वक्त ये पॉलिसीज फॉलो की गई हैं, ताकि इन्वेस्टर को फिर आपकी बैलेंस शीट, P&L अच्छे से समझ में आए। आपकी पॉलिसी के थ्रू उसको फिर पता चल जाएगा ये अकाउंटिंग किस पॉलिसी के बेस पे की गई है, ये अकाउंटिंग कैसे की गई है। और ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये दिशा निर्देश लिख करके पब्लिश किए और कहा सब कंपनियों को ये मानना पड़ेगा। ASB ने ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को नाम दिया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अपने सीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अप्रूव कराया और आपके सामने पेश हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो ये कहता है कि कंपनियों को अकाउंटिंग करते वक्त अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे नोट्स टू अकाउंट्स का एक पेज ऐड करना होगा, जिसमें उसे डिस्क्लोज करना होगा कि उस कंपनी ने अकाउंटिंग करते वक्त कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया है, किस अकाउंटिंग को करते वक्त किस कॉन्सेप्ट के लिए, अकाउंटिंग के किस कॉन्सेप्ट के लिए किस पॉलिसी को आधार बनाया है, ताकि इन्वेस्टर्स को बेहतर समझ में आए। और ये आपके सामने एक चैप्टर बन के आ गया, एक टॉपिक बन के आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज।
फिर आईसीआई ने इसको आपके सिलेबस में भी शामिल कर दिया कि हम भी अपने सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, ताकि जब वो सीए बन के कंपनीज में जाएं और कंपनियों की बैलेंस शीट उन्हें बनानी पड़े तो हमारे सीए स्टूडेंट्स को हमारे मेंबर्स को ये पता हो कि इस बैलेंस शीट के पीछे एक नोट्स टू अकाउंट्स का पन्ना भी लगेगा, जिसमें अकाउंटिंग करते वक्त जो भी पॉलिसीज कंपनी ने फॉलो की हैं वो सारी भी डिस्क्लोज की जाएंगी। आई कुछ बात समझ में? पता लगा हम कितनी डिटेल में जाएंगे कॉन्सेप्ट को लेकर के। अभी एएस का नाम चल रहा है खाली, अभी एएस का नाम चल रहा है खाली। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों आया, कैसे आया, किसके थ्रू आया, सब बता दिया आपको, सब बता दिया कि नहीं? यस सर जी। याद रखिएगा बच्चों, केवल एएस भी नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, एमसीए भी बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ओके सर जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है, कॉर्पोरेट मंत्रालय है, वो लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, ओके सर जी। ऐसा नहीं है कि केवल एएसबी से ही बनते हैं, एएसबी मैंने आपको बताया पूरी यात्रा के लिए, एएसबी भी बनाता है और एमसीए भी बनाता है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर यहाँ तक की बात तो आपकी समझ में आ गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने देखा कि भाई इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो रही है, बैलेंस शीट अच्छे से समझ में नहीं आती, तो उन्होंने कंपनियों को एक ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम्हें अपनी बैलेंस शीट के पीछे एक पन्ना अटैच करना है, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें लिखना है कि आपने कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो करी है अकाउंटिंग करते वक्त। और उन्होंने ये पूरे ड्राफ्ट को नाम दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और पब्लिश कर दिया, हर कंपनी के ऊपर लागू कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि हर कंपनी को ये फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनी को एसबी की, आईसीआई की बात माननी पड़ेगी, एमसीए की बात माननी पड़ेगी। लेकिन सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? आप कह रहे हो जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है उन्हें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो, लेकिन हमें ये तो बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है और कहां कहां अकाउंटिंग पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। हमें यही नहीं पता होगा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है तो हम खाक डिस्क्लोज करेंगे सर। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, इसको डिस्क्लोज करने के लिए पहले ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। इसलिए हमारा टॉपिक नंबर 1 अब शुरू हो रहा है। इतनी सारी कॉन्सेप्चुअल चर्चा के बाद, व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी? भाई क्या होती है ये अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के कहने पर सभी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट के एंड में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। वो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, वो किस चीज का नाम है, उसे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी? अब मेरी स्टोरी याद आएगी। द अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and the methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements। मैं कुछ याद नहीं करा रहा हूँ आपको, मैंने पढ़े हैं नोट्स, मैं इनका मतलब समझाऊंगा, याद हो जाएगा। अभी याद नहीं करा रहा हूँ, याद हो जाएगा, याद करा देंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। अब आप ये कहने लगो कि सर आपने तो पूरी लाइन रीड कर दी और बता दिया और याद तो हमें हुआ ही नहीं, वो बाद का एस्पेक्ट है। अभी केवल मैं रीड करके समझा रहा हूँ। मैं आपको क्या बोला, मैं एंड तक साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट विद पेपर में कैसे लिखना है यहां तक छोड़ूंगा आपको, यहां तक फिर भी नहीं छोड़ूंगा, साथ तो रहूंगा ही रहूंगा, यहां तक ले जाऊंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी बस पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू दी, कह रहे अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत, अकाउंट के सिद्धांत, कुछ ऐसे खास अकाउंट्स के सिद्धांत, एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, और उन सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए अप्लाई किए गए मेथड्स, दोनों को टुगेदर मिला के कहते हैं पॉलिसी। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस मेथड्स अप्लाइड टू फॉलो सच प्रिंसिपल्स इक्वल टू अकाउंटिंग पॉलिसी। अब याद करो स्टोरी। राहुल ने एक सिद्धांत बनाया था, यस सर। क्या सिद्धांत बनाया था? कि वो शादी करेगा, शादी करेगा, जो सबका सिद्धांत होता है। उसके लिए मेथड कौन सा चुना उसने? स्वयंवर। तो शादी करने का सिद्धांत प्लस स्वयंवर वाला मेथड इक्वल टू बनी शादी पॉलिसी, मैरिज पॉलिसी। इसी प्रकार से अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए अप्लाई किया जाने वाला मेथड, दोनों मिला करके बनाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। सर कोई अकाउंट्स का एग्जांपल दो ना। हाँ बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, अकाउंट्स का एग्जाम्पल देता हूं। बच्चों, आप सभी ने एक रूल सुना है, आप सभी ने एक रूल सुना है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूं। अब मैं जा रहा हूं पूरी डिटेल में, अब बिल्कुल मैं अंत तक जा रहा हूं बच्चा पार्टी, आ जाओ मेरे साथ। रफ पैड जहां पे मैं लिख के समझाऊंगा आपको। ये लो बच्चों, ये लो जी। मैंने क्या बोला? इन्वेंट्री यानी स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए एक रूल होता है। स्टॉक मैं मानता हूं सारे बच्चों को पता होगा। स्टॉक यानी वो गुड्स जो अभी बचे हुए हैं, बिके नहीं हैं, हमने बेचने के लिए खरीदे थे पर ईयर एंड पे अभी हमारे गोदाम में ये बिके नहीं है, अगले साल बिकेंगे, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उस स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है। आपने देखा होगा कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड सेल के नीचे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक, देखा है कि नहीं? यस सर। एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स के नीचे लिखा होता है स्टॉक, देखा है कि नहीं? बिल्कुल देखा है सर। लेकिन इस स्टॉक का अमाउंट कैसे आता है, कभी सोचा आपने? इस स्टॉक का अमाउंट कैसे आता है, ये कभी सोचा आपने? सर ये तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कभी इस पे। इस स्टॉक का अमाउंट निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला लगाया जाता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट यानी जितने में आपने इस स्टॉक को खरीदा है, खरीद के लाए होगे तभी तो आपके गोदाम में आया, और NRV यानी जितने में आप इसे बेच दोगे, कल को जितने में इसकी सेल हो जाएगी, अभी तो हुई नहीं है ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, उसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। खर्चे वर्चे काट के, सेल के टाइम पे अगर कोई डिलीवरी का एक्सपेंस होगा वो सब काट के नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में स्टॉक के सामने लिख दोगे। जितने में स्टॉक को खरीदा है कॉस्ट, या फिर जितने में कल को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेच दोगे, इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी उसे आप लिख करके चलोगे, उसे आप लिख करके चलोगे। ये रूल होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। सर लोअर का रूल क्यों होता है? क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस। सुना है बच्चों आपने? यस, अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है कि अगर कहीं दूर भविष्य में तुम्हें लॉस एक्सपेक्टेड है, लॉस दिख रहा है, तो उस लॉस को बुक कर दो, लिख दो अकाउंट्स में। हुआ नहीं है पर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि लॉस होने वाला है, आज ही लिख दो, आज ही लॉस बुक कर दो अपनी बुक्स में, बाद में होगा बुक आज ही कर दो, प्रूडेंस कहता है। लेकिन अगर कोई मुनाफा दिख रहा है दूर, अगर कोई इनकम दिख रही है, उसे रिकॉर्ड मत करो। ये अकाउंटिंग करने का बिल्कुल मूल आधार है, बिल्कुल बेस है कि अगर लॉस दिखे भविष्य में तो भविष्य का इंतजार मत करो, उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर दो। अगर फायदा दिखे भविष्य में तो फायदे को आज रिकॉर्ड मत करो, पहले फायदा हो जाने दो, जब फायदा हो तभी रिकॉर्ड करना। यह है अकाउंट्स का मूल आधार, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स का मूल आधार प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बच्चों। इसी के आधार पे ये रूल बनाया है कि आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे, स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जितने में खरीदा या जितने में बेचने वाले हो, दोनों की लोअर वैल्यू। कैसे सर? अगर आपने 100 में खरीदा और बेचने वाले हो 90 में, मतलब नुकसान दिख रहा है 10 रुपए का, भाई खरीद के लाए 100 में और बिकेगा केवल 90 में, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू केवल 90 है, तो प्रूडेंस कहता है भाई लोअर यानी 90 ले लो, अपने 100 की चीज को 90 बना दो, यानी 10 रुपए का लॉस बुक कर दो। 100 की चीज को 90 बनाने का क्या मतलब है? 100 में खरीदा लेकिन उस स्टॉक को आज तुम 90 पे लिखोगे तो मतलब 10 का लॉस बुक कर दिया ना आपने, लोअर दिलवा दिया प्रूडेंस ने, इसलिए 90 लेना पड़ गया। और अगर कॉस्ट 100 रुपए है और बिकेगा 110 में, तो प्रूडेंस कहता है नहीं 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 100 पे ही रहने दो, जो 10 रुपए का आपको एक्सपेक्टेड फायदा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 की चीज को 110 में बेच के 10 रुपया कमा लोगे, जो ये चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये जब कमाओगे तब देखी जाएगी, अभी 110 मत लिखो, अभी 100 लिखो। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, अकाउंटिंग ऐसे मान के की जाती है। प्रूडेंस कहता है यार ये देखो कि भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा होगा, तब भी तुम किस पोजीशन में हो, जो लॉस तुम सोच रहे हो वो हो जाएंगे, जो इनकम तुम सोच रहे हो वो नहीं होंगी, फिर भी क्या तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? ऐसा मान करके अकाउंटिंग करो, ऐसा देख करके अकाउंटिंग करो, तब तुम्हारी एकदम मजबूत स्थिति सामने आएगी, तब भविष्य में बुरा होगा तब भी तुम टिके रहोगे। ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
इसी आधार पे एक रूल बनाया जाता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। इसको एक प्रिंसिपल कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रिंसिपल है ये। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये है इन्वेंट्री को, स्टॉक को वैल्यू करने का एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल। और प्यारे बच्चों, इस प्रिंसिपल को फॉलो कैसे करेंगे हम? सर हमें कॉस्ट चाहिए होगी, यस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए होगी, यस, फिर उनका लोअर लेंगे तब ये प्रिंसिपल फॉलो होगा, बिल्कुल ठीक। तो कॉस्ट ढूंढने के लिए आपके पास मेथड्स होते हैं अलग अलग, ये AS2 में पढ़ाऊंगा, अभी नाम बता देता हूं, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, लीफो मेथड वगैरह वगैरह। कॉस्ट निकालने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो एक तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए तुम्हें कॉस्ट चाहिए होगी और कॉस्ट निकालने के लिए कोई मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, तीन में से कोई एक। मान लो आप फीफो फॉलो करते हो, फीफो की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, AS2 में डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बच्चों ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड आपने फॉलो किया कॉस्ट निकालने के लिए, ताकि आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला प्रिंसिपल फॉलो कर पाओ। और ये प्रिंसिपल प्लस फीफो मेथड टुगेदर, इनको बोलेंगे ये है एक अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो बच्चों हम कितना डीप में जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को लेके, कितना डीप में जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को लेके। मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब समझाने के लिए आपको प्रूडेंस का मतलब समझाया, एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को एक मेथड से लिंक किया और AS2 की भी हल्की फुल्की चर्चा आपके सामने कर दी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक प्रिंसिपल होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जितने में खरीदा है या जितने में बेचने वाले हो, दोनों की लोअर वैल्यू पे आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करके चलो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। ये प्रिंसिपल किसके कहने पे बना? प्रूडेंस के कहने पे, जो कहता है मानो भविष्य में बुरा होगा, मानो भविष्य में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, फिर भी टिके रहोगे या नहीं, ऐसा मान के अकाउंटिंग करो। तो रूल बना इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, प्रूडेंस के कहने पर। यह बन गया प्रिंसिपल, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इज द प्रिंसिपल टू वैल्यू इन्वेंट्री। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, बिल्कुल ठीक सर। वो कॉस्ट निकालने के लिए कोई मेथड फॉलो करना पड़ेगा, फीफो या वेटेड एवरेज या लीफो, कोई भी, उसके लिए छूट है, कोई भी फॉलो करो। जो भी मेथड आपने चुना प्लस दिस प्रिंसिपल टुगेदर फॉर्म्स अकाउंटिंग पॉलिसी। ये वहां पे लिखा हुआ है कि अकाउंट्स का कोई प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए लगाया जाने वाला मेथड, दोनों को इकट्ठा मिला के बनती है एक अकाउंटिंग पॉलिसी। आओ जरा आप पढ़ो, मजा आ जाएगा। ये लो बच्चों पढ़ो। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड का मतलब होता है प्लस मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त यानी अकाउंटिंग करते वक्त जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए जो मेथड लगाए जाते हैं, प्रिंसिपल प्लस मेथड टुगेदर आर कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जाम्पल इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का एक प्रिंसिपल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो प्रूडेंस के कहने पर बना है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कॉस्ट चाहिए, जो निकालेंगे फीफो लीफो या वेटेड एवरेज मेथड से। जो भी मेथड चुनेंगे कॉस्ट निकालने के लिए प्लस ये जो प्रिंसिपल फॉलो किया है इन्वेंट्री निकालने के लिए, दोनों को टुगेदर बोलेंगे क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी। मजा आ गया सर, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए बच्चों। देख लीजिए एक लाइन का मतलब समझाने के लिए मैं आपको कितनी यात्रा करा के लाया हूं। जिन बच्चों का प्रूडेंस वीक था, 11th क्लास से समझ नहीं आया था, वो क्लियर हो गया। जिनको पता नहीं था इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है, उनको पता लग गया कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, और AS1 के अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब भी हो गया। तो बच्चों हम इतना जरूर मानते हैं कि आप फाउंडेशन पास करके आए हो, लेकिन हम कुछ भी आपके कंधों पर नहीं डालेंगे, हम पढ़ाएंगे बेस से ही। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा किसी ऐसी कोचिंग से फंसा होता है जो फाउंडेशन निकाल तो लेता है अपने दम पे, थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह पढ़ के, पर कॉन्सेप्ट उतने क्रिस्टलाइज होते नहीं है, ये बात हम अच्छे से समझते हैं। तो अगर हमसे नहीं आप फाउंडेशन में किसी और से पढ़े हो तो हम इस चीज़ को पूरे तरीके से समझेंगे कि हो सकता है बच्चा उस लेवल पे ना हो जिस लेवल पे हमें चाहिए, तो हम वहीं से उठा के लाएंगे, वहीं से हाथ पकड़ के लाएंगे आपका, डोंट वरी। और इस पूरी यात्रा से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं
एक एक बेनिफिट हमारा पाना चाहते हैं पूरे डिटेल में, तो चार्टर्ड स्टडीज अकेडमी से ये पूरा कोर्स जरूर बाय करें एट दी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। वेरी अफोर्डेबल क्या कहूँ, बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, टू बी ऑनेस्ट, दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। अकेडमी का हिस्सा हूँ तब भी कह रहा हूँ, अकेडमी का हिस्सा ना हूँ तब भी कहूँगा ये बात, बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स हैं आपको हार्ड बुक नहीं दे रहे हैं, इतने लीस्ट अमाउंट में विद हार्ड बुक केवल चार्टर्ड स्टडीज अकेडमी में मिलेगा आपको, केवल चार्टर्ड स्टडीज अकेडमी में। अगली लाइन पढ़ते हैं। अकाउंटेंट हैज टू मेक डिसीजंस फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस फॉर रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजिंग आइटम्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अकाउंटिंग करते वक्त, राइट, बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए मेथड लगाने पड़ते हैं, उन्हीं दोनों को मिला के पॉलिसी कहते हैं। और वही पॉलिसी AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के कहने पर हर कंपनी को अपने बैलेंस शीट के एंड वाले पेज में नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे लिखनी पड़ती है। यानी अब इस कंपनी ने मान लो अपनी इन्वेंट्री को फॉलो किया कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे, और कॉस्ट निकालने के लिए इसने लगाया फीफो मेथड। तो जब इस कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के पीछे एक और पेज अटैच होगा नोट्स टू अकाउंट्स, और उस नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला नोट लिखा जाएगा कि हमने इन्वेंट्री को निकालने के लिए प्रिंसिपल लगाया है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कॉस्ट निकालने के लिए मेथड लगाया है फीफो। ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी बन गई एक पॉलिसी। इससे क्या होगा, जब इन्वेस्टर के पास वो पन्ना पहुंचेगा तो इन्वेस्टर को पता लगेगा कि इसने क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया है, कौन सा प्रिंसिपल कौन सा मेथड लगाया है, फीफो लगाया, लीफो लगाया, वेटेड एवरेज लगाया, उसे सब पता डिटेल में पता चलेगा। तो इन्वेस्टर को अगर दो कंपनियों का स्टॉक कंपेयर करना होगा तो वो बेटर कंपेयर कर पाएगा, उसे पता होगा इस कंपनी ने फीफो लगाया, इसने लीफो लगाया है, तो कंपेयर करके वो बेटर डिसीजन ले पाएगा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये फायदा है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का, प्रैक्टिकल फायदा जो है इन्वेस्टर्स के लिए, जो प्रैक्टिकल रीजन है। मैंने नीचे एग्जांपल भी दे दिया है इन्वेंट्री का। एक और एग्जांपल है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने 12th में पढ़ा होगा, उसे भी हम दो मेथड से अपना सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक प्रिंसिपल हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए मेथड कोई सा भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये बन गई एक अकाउंटिंग पॉलिसी। यस सर, तो दो एग्जांपल्स भी आपके हो गए। यानी टॉपिक नंबर 1 में हमारी स्टोरी के सीन नंबर 1 ने साथ दिया, वहां पे था एक प्रिंसिपल की शादी होगी प्लस उसका मेथड स्वयंवर, प्रिंसिपल प्लस मेथड इक्वल टू मैरिज पॉलिसी। यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड इक्वल टू अकाउंटिंग पॉलिसी। यस सर। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा ब्रेक रखेंगे, आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करें भाई, किस प्रिंसिपल को किस मेथड से फॉलो करें, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करें, किस कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसी बेटर रहेगी, ये उस कंपनी को कैसे पता चले। भाई डिस्क्लोजर तो एक चीज़ हो गई कि भाई इन्वेस्टर्स को बता दो तुमने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी है, पर तुम खुद कौन सी पॉलिसी फॉलो करो, कौन सी पॉलिसी चूज करो, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये कंपनी को कैसे पता चलेगा। वो इन्वेस्टर्स को तो बता देगी, पर वो चुने कौन सी पॉलिसी, बताने से पहले उसे चुन के फॉलो भी तो करनी है, वो कौन सी पॉलिसी चुने। AS1 ने ये भी बताया है। AS1 कंपनियों को गाइड करता है कि डिस्क्लोजर दो, और ये भी बताता है कि तुम्हारे लिए कौन सी पॉलिसी बढ़िया रहेगी, ये तुम कैसे चुन सकते हो। तो AS1 बहुत अच्छी, बहुत प्यारी चीज़ है कंपनीज के लिए भी। फॉलोइंग शुड बी प्रेजेंट टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों स्टोरी पे जाओ, कैसे सेलेक्ट करते हैं लड़की, एक लड़का एक लड़की कैसे सेलेक्ट करता है शादी के वक्त। सर वो देखता है कि लड़की ट्रू और गोरी चिट्टी हो, ट्रू एंड फेयर हो, ट्रू एंड फेयर हो, राइट। सुख दुख दोनों में साथ दे, प्रूडेंस, सुख दुख दोनों में साथ दे यानी प्रूडेंस। एक्सपेक्टेड लॉस में साथ रहे और एक्सपेक्टेड इनकम में कहे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बुक मत करो, सुख दुख दोनों में साथ दे। उसके बाद सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी भावनाओं को समझे। अगर गुस्सा भी करे उस पर, अगर गुस्सा भी करे तो वो समझे कि भीतर प्यार ही है। अभी समझाऊंगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, डिटेल में भी समझाऊंगा। और चौथा, काम की बात करे, फालतू की बात ना करे, यानी मेटीरियलिटी, मेटेरियल बातें करे, इंपॉर्टेंट बातें करे। मेटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, फालतू बात ना करे, नॉन इंपॉर्टेंट। अब इन चारों का मतलब समझो। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त एक कंपनी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये पॉलिसी से
ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होगा। इस पॉलिसी को फॉलो करने से सच बाहर आएगा, झूठ वाली पॉलिसी नहीं लेना। ऐसी पॉलिसी फॉलो ना हो जिससे इंफॉर्मेशन हाइड हो जाए या झूठी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉल्सिफाई हो जाए। ट्रू एंड फेयर, सच वाली पॉलिसी हो, जो पॉलिसी सच बयान करे, झूठ बयान ना करे। उसके बाद उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए प्रूडेंस जरूर ध्यान में रखना है। कोई भी पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त ये देख लेना कि ये पॉलिसी प्रूडेंस फॉलो कर रही है या नहीं। अभी जैसे हमने क्या पॉलिसी सेलेक्ट करी थी इन्वेंट्री के लिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये पॉलिसी हमने सेलेक्ट करी, राइट। क्या ये पॉलिसी प्रूडेंस को फॉलो कर रही है? यस। एक्सपेक्टेड लॉस को बुक करती है, एक्सपेक्टेड इनकम को मना कर देती है, 100 और 90 में 90 लेती है, 100 और 110 में 100 लेती है। यस सर, यस सर। तो कोई भी पॉलिसी तब सेलेक्ट करो जब वो पॉलिसी प्रूडेंस को फॉलो कर रही हो। कोई भी पॉलिसी अगर प्रूडेंस से बाहर जा रही है वो पॉलिसी सेलेक्ट मत करना, वो पॉलिसी सेलेक्ट मत करना। कोई भी पॉलिसी अगर आपसे ये कहती है कि आप भविष्य में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को आज ही रिकॉर्ड कर दो, तो इसका मतलब क्या है? वो गलत पॉलिसी। उस पॉलिसी से आप इन्वेस्टर्स को बहकाना चाहते हो, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो कि जी भविष्य में हम इतना कमाएंगे, आज ही हमें पैसा दे दो। अरे जब भविष्य में कमाओगे तब कमाओगे, इन्वेस्टर्स को पागल मत बनाओ। इसीलिए पॉलिसी ऐसी सेलेक्ट करो जो प्रूडेंस फॉलो कराए, जो एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक कराए, एक्सपेक्टेड इनकम्स को बुक ना कराए। ठीक है सर। मैटीरियलिटी, काम की बात करो, फालतू की बात मत करो। मतलब पॉलिसी ऐसी सेलेक्ट करो जो मेटीरियल इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कराए। एक पॉलिसी कहती है कि आप अगर 1 रुपये की भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसे भी डिस्क्लोज करो। कंपनी का टर्नओवर है 1000 करोड़, उस पॉलिसी को सेलेक्ट करोगे? अरे यार 1000 करोड़ में आप 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शन करने बैठ जाओगे तो आपके अकाउंटेंट का कितना टाइम वेस्ट होगा? बैलेंस शीट बनेगी कब? और खाली बनानी थोड़ी होती है, बनाने के बाद डायरेक्टर से उसको अप्रूव भी कराना होता है, उसकी स्टेट ऑडिट भी होती है, वो अपलोड भी होती है, आरओसी डिपार्टमेंट में भी जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एमसीए डिपार्टमेंट में भी जाती है। तो खाली बनाने से बात थोड़ी ना बनेगी बच्चों। यस, तो मैटीरियलिटी भी एक सिद्धांत होता है कि अगर आपका टर्नओवर बहुत हाई है और अमाउंट छोटा मोटा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, अकाउंटिंग का पार्ट मत बनाओ, हटा दो उसे, राइट। और पॉलिसी भी ऐसी सेलेक्ट करो जो मैटीरियलिटी को साथ देती हो। पॉलिसी ऐसी सेलेक्ट करो जो आपसे कहे कि यार छोटे मोटे अमाउंट को रहने दो, बड़े अमाउंट पे फोकस करो। 1000 करोड़ टर्नओवर है तो 100, 10, 50 रुपए की ट्रांजैक्शंस को छोड़ दो, बड़ी ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दो। जो ऐसी पॉलिसी हो जो 1000 करोड़ वाली कंपनी से भी कहे तुम्हें 1 रुपए की ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करनी है, छोड़ देना उसे, वो टाइम वेस्ट करा रही है तुम्हारा। ठीक है सर। और सर जी आखिरी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका क्या मतलब है? इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। बच्चा पार्टी, मैंने एक प्रॉपर्टी बेच दी, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैंने ये सामने वाले को बेच दी, एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट आ गई, मैं यहाँ से चला गया, उसने यहाँ आके रहना शुरू कर दिया। केवल फाइनल रजिस्ट्री रह रही है क्योंकि कोर्ट में रजिस्ट्री बंद पड़ी है। कभी आपने अपने पापा मम्मी को, चाचा को, दोस्त यार को, बड़े भाई बहन को बात करते हुए जरूर सुना होगा कि कोर्ट में रजिस्ट्री बंद पड़ी है। कोर्ट में क्या होता है, कभी कभी फाइनल रजिस्ट्री ना बंद हो जाती है। अभी भी हमारे एरिया में बंद पड़ी है, एट प्रेजेंट भी बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे केस में सर फिर सेल परचेज कैसे होती है? फाइनल एग्रीमेंट के थ्रू। वही मैंने बोला, फाइनल एग्रीमेंट हो गया, पैसे आ गए, मैं चला गया, उसने यहाँ रहना शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया, फाइनल रजिस्ट्री रह रही है कोर्ट के बिहाफ पे। बस कोर्ट खुलेगा, फाइनल रजिस्ट्री भी हो जाएगी, काम खत्म। तो बच्चों जब तक कोर्ट नहीं खुल रहा है तब तक मैं यहाँ से चला गया, सामने वाला बंदा यहाँ रह रहा है, प्रॉपर्टी उसी की है, फाइनल एग्रीमेंट हो गया, पैसे आ गए, कब्जा उसी का, पोजेशन उसी का। तो बताओ इस बिल्डिंग को अपनी बैलेंस शीट में वो दिखाए या मैं? बताओ। सर उसी को दिखाना चाहिए। हाँ, उसी को दिखाना चाहिए। हाँ, क्यों? चीख के सारे हालात क्या कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग उसकी है। भले ही रजिस्ट्री अभी मेरे नाम पे है, कोर्ट खुले नहीं है, रजिस्ट्री उसके नाम पे हुई नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी बैलेंस शीट से बिल्डिंग को हटा दूंगा और सामने वाला व्यक्ति अपनी बैलेंस शीट में इस बिल्डिंग को लिखना शुरू कर देगा, कोर्ट खुलने से पहले ही, फाइनल रजिस्ट्री होने से पहले ही। क्यों? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब, सब्सटेंस यानी सच्चाई देखो, भावनाओं को समझो, गुस्से को मत देखो। ओवर फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है कागज। कागज क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्री क्या कह रही है, ये मत देखो। सब्सटेंस यानी सच्चाई क्या कह रही है, हालात क्या कह रहे हैं, ये देखो। जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपसे ये कहे कि बेटा कंपनी सच्चाई को फॉलो कर, सब्सटेंस को फॉलो कर, कागजों को छोड़, फॉर्म को छोड़, उस पॉलिसी को सेलेक्ट कर, उस पॉलिसी को सेलेक्ट करना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म।
ठीक है बच्चा पार्टी? यस सर जी। तो बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? कोई अकाउंट्स का प्रिंसिपल प्लस उसको फॉलो करने का मेथड, दोनों को मिला के कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कैसे करते हैं? कोई भी वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो जिसमें ये 4 खासियत हो: ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। जिस पॉलिसी में चारों खासियत है उसे सेलेक्ट कर लो। जिस पॉलिसी में इन चारों में से कोई भी कमी है उसे सेलेक्ट मत करो। चल, तो बच्चा पार्टी आई गेस यहाँ तक की यात्रा सही रहेगी। इसके बाद हम ये देखेंगे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होते हैं। जो प्री वेडिंग शूट था वहाँ तक पहुँचेंगे। भाई हमारी कहानी का सीन 1 हो गया, टॉपिक नंबर 1 व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी में। उसके बाद सीन 2 हो गया, कैसे राहुल ने सेलेक्ट किया उसको, कैसे हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्री वेडिंग शूट, शादी और कोर्ट में झगड़ा, वो आगे के टॉपिक रहेंगे, टॉपिक 3, 4, 5 वगैरह। ठीक है जी, ओके सर जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्चुअल चर्चा पूरी कर जाएंगे और क्वेश्चंस पे भी आने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो फिर भी आप मेरे से ज़रूर बेझिझक कनेक्ट कीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में आपको बता करके चलूँगा। और पूरा कोर्स अगर आपको बाय करना है तो चार्टर स्टडीज़ एकेडमी से बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में ज़रूर बाय करें। चलिए जी, अभी और भी डेमो लेक्चर्स की यात्रा रहेगी आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में, तो साथ बनाए रखिएगा, यात्रा बनाए रखिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।